अप्रैल की रात अपने कुछ घायल साथी को सुरक्षित घर पहुंचाने के चक्कर में जो अनंत सिंह, गणेश घोष, आनंद गुप्ता और माखन घोषाल अपने अन्य साथियों से अलग हो गए थे। तो ये चारों उस रात कर्णफूली नदी में छुप गए थे, लेकिन बहुत ढूंढने के बाद भी इनको अपने अन्य साथी नहीं मिले। तो इन लोगों ने सोचा कि अब हम यहाँ चिटगांव में तो रहना हमारे लिए संभव नहीं है, क्योंकि यहाँ तो हर आदमी हमें पहचानता है, तो चलो कलकत्ता में चल के छुपते हैं। तो इन लोगों ने ये किया कि ये निर्णय लिया कि कंबल ओढ़ लेते हैं जिससे हमें कोई पहुंचा ना पाए, और इन्होंने योजना बनाई कि एक छोटे से किसी रोड साइड स्टेशन के ऊपर जाकर और हम लोग कलकत्ता से पहले किसी बीच के स्टेशन का टिकट लेंगे और वहां पर चले जाएंगे। तो ये लोग भटियारी करके एक छोटा सा रोड साइड स्टेशन था, वहां पे गए, और वहां पे जो अनंत और गणेश तो क्योंकि बड़े थे तो वो लोग तो बाहर कंबल ओढ़े बैठे रहे। दो बच्चों को, माखन और आनंद को अंदर भेजा गया कि जाके टिकट मांगो कोमिला का। तो जो स्टेशन मास्टर था वो क्योंकि छोटी जगह थी, इसलिए अधिकांश गांव वालों को शक्ल से पहचानता था। तो उसको कुछ नए से चेहरे दिखे, तो उसने पूछा कितने टिकट लोगे? इन्होंने कहा 4। उसको शक हो गया, लेकिन रोड साइड स्टेशन था तो उसके ऊपर कोई व्यवस्था नहीं थी। तो उसने टिकट तो इशू कर दिए, पर गार्ड को ट्रेन में इशारा कर दिया कि देखो उस डिब्बे में वो 4 आदमी बैठे हैं, जरा उन पर ध्यान रखना, मैं आगे फेनी स्टेशन पर पुलिस को सूचना दे देता हूँ। तो फेनी स्टेशन के ऊपर जब ट्रेन पहुंची उसके पहले ही वहां पुलिस को सूचना थी, और वहां लगभग 60 पुलिस वाले एक आ गए थे जो कि इन लोगों को पकड़ने के लिए। तो अब गार्ड ने इशारा किया, पुलिस वालों ने इन चारों को निकाला और चारों यात्रियों को निकाल कर ले गए ये लोग स्टेशन मास्टर के कमरे में कि इनकी तलाशी ली जाए। गणेश घोष ने बहुत कोशिश की गांव की आवाज में कहने की कि अरे हमें जाने दें बाबूजी, और हम बहुत गरीब हैं, लेकिन पुलिस वालों ने नहीं सुनी और इनको अंदर ले गए। अंदर तलाशी के लिए जैसे ही शुरू कर रहे थे तो सबसे पहले आनंद गुप्ता की तलाशी शुरू होने लगी। तो ये जो अनंत सिंह थे, ये जादू की टेक्निक्स भी इन्होंने बहुत करनी सीखी थी। तो ये जानते थे कि जब अटेंशन किसी दूसरी ओर हो तब क्या किया जा सकता है। तो इन्होंने तुरंत अपने दोनों हाथ में रिवॉल्वर निकाली और फायरिंग शुरू कर दी। उस फायरिंग से पूरे के पूरे कमरे में धुआं भर गया और लोग कुछ समझ ही नहीं पाए, पुलिस वाले, कि ये क्या हुआ, और जो चारों क्रांतिकारी थे वो लोग वहां से भाग गए। लेकिन भागने में 3 लोग एक दिशा में भागे, चौथा अनंत सिंह दूसरी दिशा में। तो फेनी से भी जब अंग्रेजों को ये सूचना मिली कि 4 क्रांतिकारी जो इस आर्मरी रेड के थे, ये फेनी में 60 सिपाहियों के हाथ में नहीं आ पाए, तो धीरे धीरे उनके ऊपर अच्छे खासे ब्लॉट्स लगने शुरू हुए। जलालाबाद में 2 मिलिट्री की रेजिमेंट्स उनका सामना नहीं कर पाई। 4 क्रांतिकारियों को 60 सिपाही नहीं पकड़ पाए। पूरा के पूरे दोनों शस्त्रागार उन लोगों ने लूट लिए। तो इससे एक बदनामी अच्छी खासी चारों तरफ होने लगी, और जो अंग्रेज थे वो लोग हिम्मत ही नहीं कर रहे थे कि जो फैमिलीज हैं उनको किसी तरह से वापस चिटगांव में लाएं। वो सब की सब समुद्र में एक शिप में छुपी हुई ही बैठी रहीं। और यह खेल अब लगातार अगले 4 वर्षों तक चलता रहा। इन लोगों को पकड़ना इतना आसान काम नहीं था, क्योंकि इन लोगों ने जब एक बार यह प्रण ले लिया था कि हमें करना है और करने में मरना है, तो इन्हें अपने जीवन की परवाह नहीं थी। इसलिए इनसे सामना करना ब्रिटिश फौज का बहुत मुश्किल था। तो अधिकांश ये हुआ कि पुलिस की निगाह हिंदू नवयुवकों के ऊपर ज्यादा थी, इसलिए जितने 15 साल से लेके 25 साल तक के लड़कों को घरों में बंद कर दिया गया, और पुलिस ने बड़ी बेरहमी से सारे घरों की तलाशी लेनी शुरू कर दी, और हिंदू लड़कों के ऊपर उनका विशेष ध्यान था।
परंतु जो इनकी मैंने जितना जो पुस्तकों में पढ़ा, खास तौर से एक बड़ी अच्छी पुस्तक है डू एंड डाई, उसके अंदर जो कल्पना गुप्ता जो एक स्वयं क्रांतिकारी थी, उनकी बेटी के द्वारा लिखी गई है। उसने यही लिखा कि मुसलमानों ने भी पूरी तरह से खुले दिल से इन क्रांतिकारियों का साथ दिया, और गांव-गांव में ये लोग जब छुपते थे तो मुसलमान इन लोगों का बहुत अधिक साथ देते थे। औरतें खाना बना के खिलाती थीं, अपने घरों में छिपाती थी, पहनने के कपड़े देती थी। अब जब ये अनंत और ये लोग जब कलकत्ता पहुंचे, तो पहुंचने के बाद क्योंकि और अपने साथियों से अलग हो गए थे, इसलिए कलकत्ता में एक लोकेलिटी थी चंदनगोर, जो फ्रेंच कॉलोनी थी। तो वहाँ को एक क्रांतिकारी ने वहाँ पर एक घर किराए पर लिया और ये लोग उस घर में छुप कर रहने लगे। परंतु कुछ ऐसे कारण हुए कि अनंत सिंह ने यह निर्णय ले लिया कि उनको जाके सरेंडर करना है। गणेश घोष इसके लिए तैयार नहीं थे, तो अनंत सिंह अकेले ही कलकत्ता में पुलिस स्टेशन गए और उन्होंने वहां जाकर सरेंडर कर दिया। इस सरेंडर का एक अन्य कारण ये भी हो सकता है कि उस समय चिटगांव में इतनी बुरी तरह से तलाशियां शुरू हो गई थी कि जिन भी नवयुवकों का जो संपर्क इनकी व्यायामशाला या इनके सांस्कृतिक केंद्र से था, सबको अरेस्ट कर लिया गया। कांग्रेस कार्यालय के जितने भी कार्यकर्ता थे, उन लोगों को भी सबको जेलों में बंद कर दिया गया। तो अनंत सिंह को डर लगा कि जेल के अंदर से कोई ऐसी सूचना पुलिस को न मिल जाए जो कि इन लोगों के क्रांतिकारियों के लिए बुरी हो। अच्छा, अनंत सिंह का अपने सभी जो उनके अंदर प्रशिक्षण कर रहे छात्र थे, उन सभी के ऊपर बहुत ही अच्छा उनका होल्ड था। तो इसलिए अनंत सिंह ने सरेंडर कर दिया और वो चिटगांव जेल में पहुंच गए। अनंत सिंह के सरेंडर करने के बाद जब चिटगांव जेल में पहुंचे, तब यह पता लगाना मुश्किल नहीं था, और सूर्यसेन, निर्मल सेन, इन लोगों को भी ये खबर मिल गई कि अनंत सिंह जेल के अंदर है। अब जेल के अंदर से संपर्क करने की बात हुई, तो संपर्क करने के लिए इस समय उन्हें अपने मिशन के अंदर लड़कियों को भी लेना पड़ा, क्योंकि लड़कों के माध्यम से यह संभव नहीं था। लड़कियों को कभी किसी की पत्नी बना के भेज देते थे, कभी किसी की बहन बनाकर भेज देते थे, और ये लोग जेल से जितने संदेश थे वो लाके सूर्यसेन वगैरह को पहुंचाती थी। धीरे धीरे अरेस्ट हुए, बहुत अभियुक्त आने लगे, और इन सभी अभियुक्तों के लिए 9 जुलाई 1930 को एक विशेष न्यायाधिकरण या ट्राइब्यूनल का गठन हुआ। इसमें 32 लोग जेल के अंदर थे, और शेष जिसमें सूर्यसेन, निर्मल सेन, तारकेश्वर दस्तीदार इत्यादि थे, वो लोग अभी भी छुपे हुए थे। उनके ठिकाने के बारे में पुलिस को या किसी को कोई भी सूचना नहीं थी। तो जो जेल के अंदर थे और जो बाहर थे, उन लोगों ने मिलकर फिर एक योजना बनानी शुरू की कि हम जेल के अंदर पूरी डायनामाइट की सुरंगें बिछा देंगे और जेल की एक दीवार तोड़ देंगे, जिससे कि सारे क्रांतिकारी जेल के अंदर से बाहर चले जाएं। परंतु जब ये इनकी पूरी कार्यवाही लगभग अपनी अंतिम चरण में थी, तब ये सूचना कहीं से लीक आउट हो गई, और पुलिस ने जब खोजबीन करने की शुरू की, तो पूरी की पूरी जब खुदाई शुरू की, तो देखा कि जेल की दीवार के सहारे बहुत लंबी लंबी डायनामाइट की सुरंगें बिछी हुई थी। तो अंग्रेजों के लिए ये फिर एक इतने शर्म की बात हुई कि इनकी सारी की सारी जो सुरक्षा व्यवस्था थी वह क्या कर रही थी, जेल के अंदर डायनामाइट आई कैसे, और ये लोग इतने इनके समाचार, इनकी इंटेलिजेंस जो ब्रिटिश इंटेलिजेंस थी वो पूरी तरह से फेल हो गई। तो ये लोग अनंत सिंह से वैसे ही घबराते थे, ये बहुत ज़्यादा घबरा गए। और फिर जो अंदर मुकदमा चल रहा था, इस मुकदमे को लड़ने के लिए भी बहुत बड़े बड़े जो शीर्षस्थ कलकत्ता के नेता थे और वकील थे, वो लोग सामने आ गए। इनमें कामिनी कुमार दत्त, अखिल चंद दत्त इत्यादि थे, और जो सबसे खास थे वो थे नेताजी सुभाष चंद्र बोस के बड़े भाई शरत चंद्र बोस।
ये लोग उनका मुकदमा लड़ने के लिए आ गए। लेकिन अनंत एवं गणेश घोष ने ये कहा कि वो अपना मुकदमा स्वयं लड़ेंगे, क्योंकि ये लोग मुकदमे को लिंगर ऑन करना चाहते थे कि मुकदमे में समय ज़्यादा लगे और उस समय में इनको समय मिल जाए कि ये लोग डायनामाइट की सुरंगें बिछाकर भागने का काम पूरा कर सकें। तो यहाँ ये जब केस किसी भी तरह से आगे बढ़ने ही नहीं दे रहे थे, बीच में मोतीलाल नेहरू की मृत्यु का समाचार मिला तो फिर इन लोगों ने चिल्लाना शुरू करा और वंदे मातरम के नारे लगाने शुरू कर दिए और कहा कि हम शोक सभा करेंगे, हम आज बिल्कुल भी सुनवाई नहीं होने देंगे। तो ब्रिटिश प्रशासन काफ़ी परेशान हो गया और उन्होंने एक सीक्रेट या गुप्त समझौता, एक प्रस्ताव अनंत सिंह के सामने रखा कि भाई अगर आप चुपचाप ये कार्यवाही हो जाने दें तो हम यह वचन देते हैं कि किसी को भी मृत्युदंड नहीं दिया जाएगा और अधिकांश लोगों को छोड़ दिया जाएगा या बहुत कम सजा दी जाएगी। तो अनंत सिंह तो इसके लिए तैयार नहीं हो रहे थे, परंतु यह सूचना जब सूर्यसेन को मिली तो सूर्यसेन ने कहा कि आप तुरंत यह बात मान जाइए, क्योंकि इससे उन्हीं की तौहीनी होगी और जो जनता के बीच में काफ़ी अच्छा संदेश जाएगा और हमारा मुख्य उद्देश्य जन जागरण करना है। हमें जो भी पब्लिसिटी आपके माध्यम से मिलनी थी वह मिल चुकी है और जनता को प्रसन्न करने के लिए आवश्यक है कि आप ये समझौता मान जाइए। तो अनंत सिंह ने इसके लिए हाँ कर दी और सबको बहुत आश्चर्य हुआ कि जब इसका जजमेंट ये ट्राइब्यूनल ने अपना दिया तो 16 अभियुक्त बिना किसी भी दंड के रिहा कर दिए गए, क्योंकि अब 2 केस हो गए थे। एक तो चिटगोंग आर्मरी रेड का केस था, वो फर्स्ट केस था, और उसके साथ साथ दूसरा केस हो गया था डायनामाइट कॉन्स्पिरेसी केस। तो ये 2 केस होने के बावजूद भी 16 अभियुक्तों को रिहा कर दिया गया। 14 अभियुक्तों को 2 से 3 साल की सजा दी गई और मात्र कुछ शीर्षस्थ अभियुक्त जिसमें कि गणेश घोष एवं अनंत सिंह थे, उनको उम्र कैद या काला पानी की सजा दी गई और उनको तुरंत वहां से नाव से पहले बर्मा भेजा गया और बर्मा से उनको रवाना कर दिया गया काला पानी या अंडमान निकोबार जो जेल थी वहां के लिए। अब जेल के अंदर जो कैदी थे, इन लोगों ने भी यह स्पष्ट कर दिया था कि जो भी शर्तें हैं वह केवल हमारे ऊपर लागू होंगी, जो जेल के बाहर जितने क्रांतिकारी हैं उन पर यह शर्तें लागू नहीं होंगी। तो मास्टर दा या जो निर्मल सेन या अन्य क्रांतिकारी थे, वो लोग उसी प्रकार पुलिस को चकमा देते रहे और कर्फ्यू लग गया, मार्शल लॉ लग गया, लेकिन फिर भी पर्चियां बंटने का काम किसी तरह से कम नहीं हुआ। अब जब कई बटालियंस काम नहीं कर पा रही थी तो 2/8 गोरखा राइफल्स की एक रेजिमेंट क्रांतिकारियों को खोजने के लिए भेजी गई, जिसको ले गए कैप्टन कैमरून। कैप्टन कैमरून जहां पर अपना डेरा डाले हुए जंगल में बैठे थे, वहीं उनको सूचना मिली कि धालघाट के एक घर में सूर्यसेन और उनके कुछ साथी छुपे हुए हैं। तो कैमरून को बहुत उत्सुकता हुई और जैसे ही अंधेरा हुआ उन्होंने सोचा कि चलो तुरंत अब हम अपने सैनिकों को लेकर चलते हैं। तो उन्होंने पुलिस के 2 हवलदारों को लिया, सब इंस्पेक्टर्स को लिया और करीब 25 सैनिकों को लेकर ये धालघाट के उस घर की तरफ गए जहां से इनको सूचना मिली थी कि क्रांतिकारी वहां छुपे हुए हैं। तो धालघाट के उस घर में एक बूढ़ी बेचारी गरीब विधवा के घर में ये लोग थे। तो सूर्यसेन, निर्मल सेन, उनके साथ एक लड़की थी प्रीतिलता वाडेदार और भोला, ये 4 लोग वहां पर छुपे हुए थे। इन लोगों को एक बच्चे ने शोर करके कहा पुलिस। तो पुलिस की जैसे ही इन लोगों ने बात सुनी वैसे ही ये चारों एकदम अपने शस्त्र लेके तैयार हो गए।
लेकिन कैप्टन कैमरून ने सोचा कि मैं अब जाके गोलियां चारों तरफ से बरसनी शुरू कर दी। उन्होंने जाके सोचा कि मैं जाके दरवाजा खोल के अंदर से पकड़ के ले आऊं, लेकिन कैप्टन कैमरून जैसे ही सीढ़ी के ऊपर चढ़ के दरवाजे तक पहुंचने की उन्होंने कोशिश की, निर्मल सेन की गोली तुरंत आके उनको लगी और वो सीढ़ी से नीचे गिर गए और वहीं पर उनकी मृत्यु हो गई। कैप्टन कैमरून को इस प्रकार से गिरते और मरते हुए देख जो बाकी हवलदार वगैरह थे वो वहां से तुरंत भागे रेजिमेंट की तरफ वापस, लेकिन लगातार गोलियां चलाते रहे और जो और सैनिक चारों तरफ से घेरे हुए थे घर को, वो लोग गोलियां चलाते रहे। तो कैमरून की साथ ही जब झड़प हो रही थी उस समय कैमरून तो निर्मल सेन की गोली से घायल गिर ही पड़े थे नीचे, लेकिन निर्मल सेन को भी एक गोली उनके सीने के अंदर लगी और वो समझ गए कि अब मैं कुछ ही घंटों का मेहमान हूं। तो उन्होंने तुरंत अपने अन्य साथियों से कहा कि जितने आवश्यक कागजात हैं वो लेके आप लोग तुरंत इस घर से भाग जाइए। तो प्रीतिलता, सूर्यसेन और भोला सारे जरूरी कागजों को लेकर वहां से भागी, लेकिन भागने में जंगल के अंदर सूखी पत्तियों के ऊपर खड़खड़ाहट हुई, जिस दिशा में फिर पूरी की पूरी आर्मी की बटालियन की गोलियां चलनी प्रारंभ हुई और भोला भी वहीं रास्ते में शहीद हो गए। केवल निर्मल सेन और प्रीति वापस पहुंच पाए। तो अब केवल सूर्यसेन और प्रीति, निर्मल सेन तो वहां मर चुके थे। तो सूर्यसेन ने प्रीति से यही कहा कि भाई अभी तक तुम्हारे ऊपर शक नहीं है, तुम वापस घर में जाओ, तुम्हें हम अगला जब हमें पता चलेगा कि हम लोग क्या कर रहे हैं तब तुम्हें बुलवा लिया जाएगा। प्रीति जाना नहीं चाहती थी लेकिन उनको भेज दिया गया। परंतु जब वो वहां पहुंची तो उन्होंने देखा कि उनके घर की निगरानी होनी शुरू हो गई थी, तो घर में उनका अंदर जा पाना बिना कैद हुए संभव नहीं था। तो वो फिर वापस अंडरग्राउंड एक्टिविटीज के लिए आ गई। इधर तब तक इसके पहले ये लोग अंग्रेजों के खिलाफ तो थे, लेकिन केवल उन अंग्रेजों के खिलाफ थे ये क्रांतिकारी IRA के जो कि सेना में थे या फौज में थे या सरकारी आदमी थे। लेकिन ये जो इतने दिन से ये गुरिल्ला वॉरफेयर चल रहा था, तो इससे जो बाकी जितने यूरोपियंस थे उन लोगों ने बहुत जोर से शिकायतें ऊपर तक भेजनी शुरू कर दी कि पुलिस की बहुत ढिलाई है और ये क्रांतिकारी बहुत खराब हैं, बहुत परेशान कर रहे हैं। तो इतना ज़्यादा विरोध किया जाने लगा श्वेतों द्वारा कि अब इनका निशाना मात्र सरकार न होकर सभी श्वेत या सभी यूरोपियन समुदाय हो गया। तो धालघाट की घटना के बाद फिर जो वहाँ पहाड़ताली में एक रेलवे इंस्टीट्यूट था, वहाँ प्रीतिलता के नेतृत्व में उस रेलवे इंस्टीट्यूट में ये डिसाइड किया गया कि यहाँ पर हम लोग बमबारी करेंगे और यहाँ पर गोलियां बरसाएंगे और जितने भी लोग वहाँ हैं उनको हम आहत करेंगे और एक दहशत का संदेश पुनः यूरोपियंस के अंदर फैलाएंगे। तो प्रीतिलता अपने करीब 7 सैनिकों को लेकर, क्रांतिकारियों को लेकर पहाड़ताली इंस्टीट्यूट पहुंची और वहाँ वो बाहर पहरा देती रहीं और पहाड़ताली में ये लोग अंदर गए और इन्होंने वहाँ बम छोड़े, वहाँ पर गोलियां चलाईं और जब ये भाग रहे थे तो भागते समय एक गार्ड की गोली प्रीतिलता को लग गई। तो प्रीतिलता ने बाकी साथियों से कहा कि तुम लोग भागो, अब यहाँ रुको नहीं, और स्वयं उन्होंने साइनाइड की जो पुड़िया उनके पास थी वो खा ली और वहीं पर शहीद हो गई। उनको कुछ शक था कि इतने बड़े काम के लिए मैं जा रही हूँ, हो सकता है मैं वापस ना आऊँ। तो उन्होंने अपने सीने के ऊपर एक कागज चिपका रखा था जिसमें उन्होंने लिख रखा था कि भाई ये शहादत
केवल आदमियों के लिए नहीं है, केवल पुरुषों के लिए नहीं है, ये महिलाओं का भी एक अब आवश्यक हथियार बन चुका है। और यदि पुरुष अपनी जीवन दे सकते हैं तो महिलाएं क्यों नहीं। और मेरी अपील चिटगांव की या बंगाल की सभी महिलाओं से है, सभी अग्निकन्याओं से है कि वह भी उठें और आगे आएं। तो अंग्रेज जब तक सैनिक वहां पहुंचे, इनको केवल प्रीतिलता का शव मिला, वो उसको जीते जी अपने कब्जे में नहीं ले पाए। बाकी सारे जो सैनिक थे वो लोग भाग गए। अच्छा, अब आक्रोश इतना अधिक बढ़ गया अंग्रेजों का कि चिटगांव के ऊपर 80,000 रुपए का जुर्माना कर दिया गया और सूर्यसेन एवं निर्मल सेन का पता बताने वाले के ऊपर 10,000 रुपए का इनाम। ये 10,000 रुपए उस समय बहुत अधिक मायने रखते थे, क्योंकि उस समय गाड़ी की कीमत, एक कार की कीमत मात्र 2,000 रुपए थी। तो मतलब 5 गाड़ियों की कीमत के बराबर इनामी धनराशि सूर्यसेन एवं निर्मल सेन के ऊपर रख दी गई। लेकिन फिर भी कहीं से इनका कोई पता नहीं चल रहा था। ये लोग दिन भर किसी एक गांव के घर में छुप जाते थे और रात होते ही अपना ठिकाना बदल लेते थे, एक घर से दूसरे घर की ओर चले जाते थे। तो पुलिस को इनका कोई भी अता पता नहीं मिल पा रहा था। इसी बीच क्या हुआ कि जब काफी इन लोगों ने कोशिश की और जो सुभाष चंद्र बोस के भाई थे शरद चंद्र बोस, उन्होंने संदेश भी भिजवाया इनके पास कि अगर सूर्यसेन चाहें तो हम उन्हें देश के बाहर भी भेज सकते हैं, क्योंकि उनके जैसे अच्छे नेता का जीवित रहना बहुत आवश्यक है। परंतु सूर्यसेन तब तक बिल्कुल मना कर चुके थे। उनका यही कहना था कि देश के अंदर रहकर ही जन जागृति एकत्रित करना और समर्थन जुटाना, यह हमारा लक्ष्य था और हम इसी लक्ष्य की ओर आगे बढ़ेंगे। तो एक दिन, एक रात ये लोग एक घर से दूसरे घर की ओर भाग रहे थे, क्योंकि रात में ही ये लोग अपने ठिकाने बदलते थे और इसी कारण पुलिस की गिरफ्त में नहीं आ पाते थे। तो जब ये जा रहे थे, यह 17 फरवरी 1933 की बात है कि उस दिन गलती से ये लोग रास्ता भटक गए और एक गोरखा रेजिमेंट जो वहां पर जंगल में इन लोगों को पकड़ने के लिए थी, गलती से ये उसी गोरखा रेजिमेंट के अंदर पहुंच गए। तो जब अंदर पहुंचे तो वहां सूर्यसेन जो थे उनको गोरखा राइफल्स के आदमियों ने तुरंत गिरफ्तार कर लिया और उनको रस्सी से बांध दिया। लेकिन उसमें भी कल्पना दत्त, तारकेश्वर, सुधींद्र, ये सब वहां से भागने में सफल हो गए, केवल सूर्यसेन पकड़ी गई। कल्पना और तारकेश्वर ये तो सबसे बाद में यही लोग हाथ आए, लेकिन तब तक और भी कई नए जो बच्चे थे वो लोग बदला लेने के लिए तैयार बैठे थे। और उसी बीच एक क्रिकेट मैच के दौरान एक 12 साल के लड़के ने एक पुलिस इंस्पेक्टर, जो कि वहाँ पे बहुत ही ज़्यादा अप्रसिद्ध हो गए थे, जो बहुत ही बुरे बुरे सब के साथ कृत्य कर रहे थे, बहुत अमानुषिक कृत्य कर रहे थे, एक 12 साल के बच्चे ने सीधे उनकी छाती पर गोली मार के उनका मर्डर कर दिया। और जो भी मुखबिर इत्यादि थे, छोटे छोटे बच्चे जाके मुखबिरों को गोलियां मारने लगे। अच्छा, सूर्यसेन और जो तो वहां से गिरफ्तार होके चिटगांव जेल पहुंचा दिए गए। कल्पना, सुधींद्र, मनोरंजन और तारकेश्वर, ये लोग कुछ दिन बाद ही एक इनके अन्य इनको सहारा देने वाले जो थे उनके यहाँ से ये लोग भी गिरफ्तार हो गए, क्योंकि ये चाहते नहीं थे कि जिसके यहाँ ये रह रहे हैं किसी तरह से उसकी हानि हो। तो पूर्ण तालुकेदार करके एक व्यक्ति था, उसके परिवार को बचाने के लिए इन लोगों ने भी अपनी गिरफ्तारी दे दी। अब चला जो चिटगांव सेकंड
आर्मरी केस या सब्सिक्वेंट आर्मरी रेड केस इन लोगों के विरुद्ध चला और सूर्यसेन तथा तारकेश्वर दस्तीदार इन दोनों को मृत्युदंड दिया गया। कल्पना को भी मृत्युदंड दिया गया, लेकिन उनकी आयु क्योंकि मात्र 19 वर्ष थी, इसलिए बाद में मृत्युदंड को बदलकर उनको आजीवन कारावास दे दिया गया। और 12 जनवरी 1934 अर्धरात्रि के समय चुपचाप चिटगांव जेल में इन दोनों को फांसी दी गई और इनके पार्थिव शरीर ब्रिटिश वॉर क्रूजर द रिनाउन के अंदर डालकर लगभग 150 किलोमीटर दूर बंगाल की खाड़ी में डाल दिए गए, क्योंकि ये लोग ये जानते थे कि अगर उनके शरीर आएंगे तो उसी तरह का विद्रोह जैसा कि भगत सिंह आदि के समय हुआ था, उस तरह का विद्रोह हो सकता है। तो इनको भी किसी तरह की शहादत की कोई भी जो सलामी देनी चाहिए थी वो उस समय नहीं मिल पाई। आखिरी संदेश जो सूर्यसेन ने दिया था वो था आदर्श और एकता का संदेश। 18 अप्रैल 1930 का ईस्टर क्रांति को भूलना मत, यही उन्होंने कहा। अपनी स्मृति में जलालाबाद, जुल्दा, चंदनगोल तथा धालघाट को सजो कर रखना। जिन नवयुवकों ने देश के लिए कुर्बानी दी उनकी स्मृति अपने हृदय में रखना। चिटगांव वासी मानते हैं कि जिस रात सूर्यसेन का पार्थिव शरीर बे ऑफ बंगाल में भेजा गया, दूसरे दिन चिटगांव में सूरज नहीं